Hi everybody, welcome to PIB Insights. In today's session, we will get to know about what microfinance is, which organizations can be considered microfinance institutions. After that, we will go through the regulation and self-regulation part regarding the microfinance sector. उसके बाद कुछ बेसिक से डिटेल्स होंगे, जैसे कि अभी फ़िलहाल का अगर हम डेटा पॉइंट की बात करें तो ये सेक्टर कितना ग्रो कर चुका है. एक रेगुलेटरी चेंज आई है अभी, इनफैक्ट ये 1 जनवरी 2025 से इफ़ेक्टिव है, तो इसके बारे में देख लेंगे. इन दी एंड वी विल डू अ क्वेश्चन बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव. बट सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि माइक्रो फिनांस अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें सो इट इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू माइक्रो फिनांस लेंडिंग. लेंडिंग तो इसका पार्ट है ही, साथ ही साथ यहाँ पे इंश्योरेंस एंड माइक्रो सेविंग्स ये भी इसका पार्ट है. बट इन आवर वीडियो वी विल कीप आवर फोकस ऑन माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग एंड जो इंस्टीट्यूशंस इसके रिगार्डिंग जिनका एक्टिविटी इस इंडस्ट्री में चल रहा है. बेसिकली अभी हम फिलहाल इंश्योरेंस एंड माइक्रो सेविंग्स को कवर नहीं करेंगे, ये आप थोड़ा खुद से देख लेना. तो इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें समझना है कि माइक्रो फाइनेंस लोन्स क्या है. अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी आपको, क्योंकि अगर नेट पे आप सर्च करो तो अलग अलग साइट पे आपको अलग अलग वे में वर्ड्स थोड़े अलग हो सकते हैं. सो इसको ध्यान से समझना. ये जो कैप डिफ़ाइन की गई है कि किस लिमिट तक के लोन को हम माइक्रो फाइनेंस लोन बोलेंगे, उसके लिए जो कंडीशन है दैट इज़ फर्स्ट द हाउस होल्ड इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3 लाख रुपीज़. तो सबसे पहले तो हाउस होल्ड को यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है. इसकी मीनिंग क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंडिविजुअल इनकम की बात क्यों नहीं कर रहे हैं. उसका रीज़न ये है कि सपोज़ किसी फैमिली में अगर 4 to 5 मेंबर्स हैं और सबकी इनकम अगर 3 लाख है, तो अगर हम यहाँ पे नंबर ले लें 4, तो उस हिसाब से जो हाउस होल्ड की इनकम है दैट गोज़ अप टू 12 लाख रुपीज़ पर एनम. तो इनको जो लेंडिंग की जा रही है अब हम उसको माइक्रो फाइनेंस लोन नहीं बोल सकते, राइट. माइक्रो फाइनेंस का पूरा कॉन्सेप्ट बस इसी आइडिया के अराउंड सेंटर्ड है कि जिस हाउस होल्ड की इनकम कम है, हो सकता है कि उसमें बहुत सारे मेंबर्स हो एंड सबके सब अर्न भी नहीं कर रहे हैं, बट अर्न कर रहे हो या नहीं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी कंबाइंड जो इनकम होनी चाहिए मतलब पूरे हाउस होल्ड की, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3 लाख रुपीज़. ये यहाँ पे कंडीशन फिक्स हो गई. अब वो अमाउंट क्या है जो एक्चुअली में दी जा सकती है लोन के फॉर्म में, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे. इनफैक्ट जो हमने बात की है रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में, तो वो इसी से रिलेटेड एक फैक्ट है कि अमाउंट क्या होना चाहिए. तो फिलहाल हम यहाँ पे अपना फोकस रखते हैं हाउस होल्ड्स पे कि जो हाउस होल्ड की एनुअल इनकम है दैट शुड बी लेस देन 3 लाख रुपये. ओके, सबसे पहला कंडीशन ये हो गया. अच्छा, दूसरा यहाँ पे है कि आरबीआई ने कैसे इसे डिफ़ाइन किया है. डेफिनेशन ये बोलता है वहाँ कि द लोन शुड बी कोलैटरल फ्री, राइट. मतलब किसी भी टाइप का कोलैटरल यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होगा. एंड जहाँ पे कोलैटरल रिक्वायर्ड नहीं होता है तो उसे हम टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं, अनसिक्योर्ड लोन. अब हम इसको रीडिफाइन करते हैं, ठीक है. तो अ माइक्रो फाइनेंस लोन इज एन अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू अ हाउस होल्ड विच हैज़ द कंबाइंड इनकम एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख रुपये. ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि यहाँ पे अनसिक्योर्ड वर्ड आएगा. ओके, अब ये जो लोन दी जाएगी, ठीक है, वो चाहे इंडिविजुअल को दी जाए या पूरे हाउस होल्ड को दी जाए, बट जो कंबाइंड लोन का अमाउंट है वो हो सकता है सिंगल लोन हो या हो सकता है मल्टीपल लोन्स ऐसे चल रहे हों, बट जो उसकी मंथली पेमेंट होगी ईएमआई के फॉर्म में वो मंथली इनकम से 50% से कम होना चाहिए. मतलब 50% से ज़्यादा ये किसी हाल में भी नहीं हो सकता. तो ये आपको याद रखना है. अच्छा, किसी भी एग्ज़ाम में अगर इसके ऊपर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो ये सब फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं ईजिली. तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो मंथली पेमेंट है लोन की वो मंथली इनकम, और मंथली इनकम से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे, हाउस होल्ड इनकम. तो मंथली हाउस होल्ड इनकम से के 50% से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए. ओके. फिर अब जो हाउस होल्ड लोन लिमिट है वो है 3 लाख, क्योंकि इनकम आपकी 3 लाख है तो इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, राइट. ये यहाँ पे कंडीशन हो गई.
अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि वैसे सारे कस्टमर्स को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी जिन्होंने पहले डिफ़ॉल्ट करा हुआ है फॉर मोर देन 60 डेज़। मतलब कि सपोज़ ये मंथ चल रहा है जनवरी की जो पेमेंट जानी थी और उसकी जो ड्यू डेट थी, अगर उसके 60 डेज़ के बाद भी अगर उसकी पेमेंट नहीं हुई है तो वैसे किसी भी बोरोवर को फर्दर कोई दूसरी माइक्रो फाइनेंस लोन नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि अगर सपोज़ आपका कोई ऑलरेडी माइक्रो फाइनेंस लोन चल रहा हो, ठीक है, जिसकी अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें तो सपोज़ कि 3 लाख का लोन था एंड उसमें से पे करते 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 लास्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा है वो है अभी 3000, तो उसके बाद ही फिर दूसरा लोन सैंक्शन किया जा सकता है, उसके पहले नहीं। मतलब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अगर 3000 से ज़्यादा है तो उसको कोई दूसरा लोन नहीं मिलेगा। ये हो गया। ऑलराइट, अब जो हम रेगुलर ऐसे लोन्स लेते हैं जैसे पर्सनल लोन हो गया, व्हीकल लोन है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टाइप के लोन्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोन में ये कंडीशन होती है कि उसके प्री पेमेंट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ टाइमलाइन फिक्स कर दी जाती है कि आप इतने मंथ्स के बाद ही उसको प्री पे कर सकते हैं। जैसे पर्सनल लोन में बहुत जगह ये रूल है कि आप अगर 12 मंथ से पहले प्री पेमेंट कर रहे हैं तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे 3% का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। तो ये रेगुलर लोन्स के लिए हो सकता है। दूसरे अलग अलग बैंक्स में ये अमाउंट या परसेंटेज डिफ़र करेगा, तो वो आप देख लेना। मैं बस जो मुझे पता है कुछ बैंक्स का, तो वो मैं बता रहा हूँ कि 12 मंथ से पहले अगर आप उसको प्री पे कर रहे हैं सो यू विल हैव टू पे अ पेनल्टी ऑफ 3% ऑन द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। ये आप याद रखना। बट माइक्रो फाइनेंस लोन जितने होते हैं उसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती। मतलब आप जब चाहें उसको प्री पे कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा क्या है, नो प्री पेमेंट पेनल्टी, ये आपको नहीं पे करना है। ओके, सपोज कि अगर किसी भी टाइप की पेनल्टी लगाई जाती है तो वो हमेशा ओवरड्यू अमाउंट पे होगा, ना कि पूरे अमाउंट पे। ये बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट में है, चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स और चार्जेस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग एंड इम्प्लीमेंटेड प्रोस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब हो गया, जब भी कोई चेंज होता है तो वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये कि सपोज़ अगर हम रेट में चेंज की बात कर रहे हैं तो अगर किसी का लोन ऑलरेडी चल रहा है एंड उस पर जो आगे आने वाली जितनी EMIs हैं तो वो किसी ना किसी इंटरेस्ट रेट पे बेस्ड होता है। अगर इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज हो गया, सपोज़ कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया, तो वैसे केस में क्या होगा कि जो आगे आने वाली जितनी EMIs हैं, अगर आप टेन्योर को फिक्स रखना चाह रहे हैं तो EMI की वैल्यू बढ़ जाएगी। या फिर अगर आप EMI को सेम रखना चाह रहे हैं तो आपको लोन का जो बाकी के अमाउंट बचे हुए हैं उसका आपको टेन्योर घटाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस लोन्स में क्या होते हैं कि आप रेट अगर बढ़ा रहे हैं तो हमेशा आगे आने वाले जो EMIs हैं उसी में उसका एडजस्टमेंट होगा। आप कस्टमर को ये नहीं बोल सकते कि जितना आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं पहले उसको भी हम रिवाइज़ करेंगे एंड उसका जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे मना किया गया है। हमेशा जो फॉरवर्ड लुकिंग चेंजेस हैं वही किए जाते हैं। अब इंटरेस्ट हो सकता है बढ़े या घटे, वो बात की बात है, बट आने वाली EMIs में उसको एडजस्ट किया जाएगा। जो ऑलरेडी पे हो चुका है उसके लिए कोई डिफरेंशियल अमाउंट पे करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं कि अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हम किसको बोलेंगे। माइक्रो फाइनेंस लोन्स को तो हमने देख लिया, बट हम किन ऑर्गेनाइजेशंस को या कंपनीज़ को बोलेंगे कि दे आर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो इसका बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, वैसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कंपनीज़ विच आर एलिजिबल टू लेंड माइक्रो फाइनेंस लोन्स या फिर टू प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस लोन्स, दे कैन बी कंसिडर्ड एज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। मतलब बहुत ही सिंपल वे में इसको अगर डिफाइन करना हुआ तो जितने हमारे बैंक्स हैं, ठीक है, उसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्लूडिंग जो हमारे लोकल एरिया बैंक्स होते हैं या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं या फिर रूरल जो हमारे RRBs हैं, तो ये भी अगर माइक्रो फाइनेंस लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको हम बोल सकते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस।
अब यहाँ पे एक्सेप्शन है, दैट इज़ पेमेंट बैंक्स, इनको हम नहीं बोलेंगे। तो ये आप ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। लाइकवाइज जितने कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसमें जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है उसको छोड़ देंगे हम, बाकी जितने भी हैं, जैसे कि क्या क्या होता है इसमें, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, जिसे हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी बोलते हैं, यूसीबीज, वो हो गए। उसके बाद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तो ये सारे इसमें इंक्लूडेड होंगे एक्सेप्ट रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। उसके बाद जितने एनबीएफसीज हैं जो कि 3 लाख से कम अमाउंट को लेंड कर रहे हैं, तो उसे भी हम बोल सकते हैं कि वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। बट इसी एनबीएफसी में एक अलग से कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं एनबीएफसी एमएफआई। उसका काम ये है कि वो सिर्फ ऐसे ही कस्टमर को लेंड करेगा जो कि माइक्रो फाइनेंस लोन के एम्बिट में आते हैं, मतलब जिनकी एनुअल हाउस होल्ड जो है ना वो 3 लाख से कम है। तो उसके लिए अलग से एनबीएफसी में एक कैटेगरी क्रिएट की गई है, और इसके बारे में आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आपका एग्ज़ाम जब भी हो, मई में हो, जून में हो, तो आप ऐसे देखो कि एक फैक्ट इसमें ऐसा है जो एप्लीकेबल होगा ऑन 31 मार्च 2025। वो फैक्ट है अबाउट नेट ओन्ड फंड। तो वैसे सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जिनको एनबीएफसी का कैटेगरी एनबीएफसी का स्टेटस मिला हुआ है, मतलब दे कैन लेंड ओनली टू माइक्रो फाइनेंस क्लाइंटेल, तो उस केस में क्या होगा, उनको एक नेट ओन्ड फंड मेंटेन करना होगा, विच इज़ करेंटली वो है 5 करोड़। बट इस 5 करोड़ को इंक्रीज़ करके 7 करोड़ तक लेके जाना है बाई 31 मार्च 2025। तो वो आपके एग्ज़ाम से 2 या 3 महीने पहले की बात होगी, एंड उस समय इसके बारे में अपडेट भी आएगा, तो ये न्यूज़ में रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है अभी, इनफैक्ट आप इसको नोट कर लेना अभी। फिर फर्दर इस अमाउंट को इंक्रीज़ करना है टू 10 करोड़ बाई 31 मार्च 2027, यानी 2 साल के बाद 7 करोड़ को बढ़ा के करना है 10 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें रेगुलेशन का क्या सीन है। जहाँ भी लैंडिंग की बात आती है तो आप वहाँ पे एक थंब रूल ऐसे सोच लो कि हमेशा वहाँ पे आरबीआई प्रिंसिपल रेगुलेटर होगा, मतलब सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसमें रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आरबीआई ही होगी। बट आरबीआई ने ये बोला कि धीरे धीरे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, क्योंकि आरबीआई की रीच अगर आप देखो ऐसे, तो आरबीआई की रीच किसी भी स्टेट में वहाँ के कैपिटल तक होती है। बट माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ये अपने आप में बहुत बड़ा हो सकता है, मतलब इसका स्कोप काफ़ी एक्सपेंड कर सकता है अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, रूरल लेवल पे अगर वहाँ तक आउटरीच बढ़ाई जाए तो ये सेक्टर बहुत ग्रो कर सकता है, क्योंकि फ़ंड की रिक्वायरमेंट सबको होती है। एंड आगे जो इकोनॉमी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं कि उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का, उसमें हम कुछ और बातें करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि आरबीआई का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वही प्रिंसिपल रेगुलेटर है। तो आप इसको बगल में लिख लेना ऐसे, प्रिंसिपल रेगुलेटर। अब आरबीआई ने ये बोला क्योंकि हम हर जगह फोकस नहीं कर सकते, तो इन्होंने 2 SROs यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर दिए, एंड उनको बोला कि माइक्रो लेवल पे जो भी रूल्स बनाने हैं वो आप बनाओ, बस पब्लिश करने के पहले आरबीआई से कंसल्ट कर लेना, बट जो इंडस्ट्री लेवल पे जो रूल्स बनते हैं वो आप बना सकते हैं। तो वैसे 2 SROs हैं अभी फ़िलहाल, एक है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क MFIN, और सबसे पहला SRO यही था, मतलब 2014 में इसको बनाया गया है। तो सबसे पहला द फर्स्ट MFI SRO ये है हमारा MFIN। सेकेंड है यहाँ पे साधन, ये इसको बनाया गया था 2015 में। अब 2 क्यों है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप ऐसे सोच के देखो तो अगर रेगुलेशन का सारा काम या फिर सेल्फ रेगुलेशन का सारा काम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाए तो वहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। यही रीज़न है कि हम चाहे बात करें क्रेडिट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब एजेंसीज़ की, या फिर हम बात करें डिपॉजिटरीज़ की, आपको हर केस में कम से कम 2 तो मिलेंगे। जैसे डिपॉजिटरीज़ के केस में CDSL है, उसके बाद NSDL है, उसके बाद अगर हम CRAs की बात करें तो उसमें भी 4-5 आपको मिल जाएंगे देखने को। तो हमेशा ऑल्टरनेटिव भी क्रिएट किए जाते हैं ताकि एक्सेस ईजी रहे लोगों को, मतलब जिसके लिए भी वो बनाया जा रहा है तो उनको एक्सेस करना ईजी रहे।
और इसके रिगार्डिंग रूल ये है कि हर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को इन दोनों में से किसी एक एसआरओ का पार्ट होना पड़ेगा। वो चाहे तो दोनों का हो सकते हैं, बट किसी ना किसी एक एसआरओ का पार्ट होना मस्ट है, वरना उनको फिर लेंडिंग अलाउड नहीं है। एंड यही दोनों कुछ ना कुछ रूल्स बनाते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो जो हमारी लेटेस्ट अभी डेवलपमेंट है वो MFIN से रिलेटेड है कि उन्होंने क्या अभी फ़िलहाल अनाउंस किया है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे अभी। ओके, अब आता है पार्ट किसका, ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो सबसे पहले तो इस सेक्टर को और ज़्यादा रॉबस्ट बनाने की ज़रूरत है क्यों। तो आपको पता है कि RBI या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी कोशिश बहुत लंबे टाइम से चल रही है कि हम कैसे क्रेडिट को और ज़्यादा बढ़ा पाएँ। क्योंकि जब तक आप जैसे सपोज़ कोई भी बिज़नेस है, ऐसा रेयरली होता है कि जो बिज़नेस ओनर है उसके पास कैश में पहले से फंड्स अवेलेबल हों। उसे हमेशा मार्केट में जाके या फिर किसी फ्रेंड के पास जाके या फिर किसी एंजल इन्वेस्टर के पास जाके उसे पैसे मांगने पड़ते हैं सो दैट वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर पाए। एंड जब ऑपरेशंस को जब एक्सपैंड करने की बारी आती है तो उस समय इतना कैश नहीं होता। मतलब अगर हम PAT की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, तो वो अमाउंट बहुत सारे केसेस में सफिशिएंट नहीं होता कि आप अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करो, या तो किसी दूसरे लोकेशन पे, या फिर अगर आप सेम लोकेशन पे ऑपरेट करते हुए अपने प्रोडक्शन वॉल्यूम को डबल करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो फंड्स अवेलेबल हैं अभी वो शायद सफिशिएंट नहीं होंगे। तो इसीलिए हमेशा एक्सटर्नल सोर्सेज से फंड्स रेज़ किए जाते हैं। तो जब तक मार्केट में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होगी तब तक बिजनेसेस बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो वो चाहे अर्बन एरियाज़ हो, वो चाहे रूरल एरियाज़ हो, हर जगह क्रेडिट की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। अब अर्बन एरियाज़ में ये फ़ायदा होता है कि बैंक्स का पेनिट्रेशन ऑलरेडी वहाँ पे बहुत अच्छा है। आप किसी भी सिटी के किसी भी गली में जाओ या फिर किसी भी जो एरियाज़ होते हैं ऐसे बटे हुए, तो वहाँ पे आपको कम से कम एक ना एक बैंक ऑपरेट करता हुआ दिख जाएगा। बट हम सेम चीज़ किसी रूरल एरिया के लिए नहीं बोल सकते। बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जहाँ पे एक भी ब्रांच नहीं है। तो वैसे केसेस में NBFCs को मतलब इनकरेज किया जाता है कि आप ऐसे लोगों के पास जाओ एंड उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करने दो, मतलब उनको प्रोवाइड कराओ। तो अभी जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पिछले 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, उसका फ़ायदा क्या हुआ है कि 2012 में जहाँ पे जो पूरा क्रेडिट का मार्केट था इन MFI, वो था पहले 17,000 करोड़ ऑलमोस्ट, ये बढ़ के हो गया 3.93 लाख करोड़। तो अगर आप मल्टीपल में देखोगे तो ये अराउंड 22 टाइम्स हो चुका है ऑलरेडी, जो कि बहुत ही रैपिड ग्रोथ है। एंड अभी स्कोप और भी ज़्यादा है इससे, बल्कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो बाय 2030 ये हो सकता है कि 10 लाख करोड़ को ब्रीच कर जाए, यहाँ तक ये आ जाए। एंड ये अमाउंट अपने आप में बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि 10 लाख करोड़ की सिग्निफिकेंस क्या है, तो लास्ट ईयर के यूनियन बजट में ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट था, मतलब अमाउंट था जो कि गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था। तो आप सोच के देखो कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। ओके, ये सब आप देख लेना, ये मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अनलेस कि आपको कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना हो। उसमें आप बता सकते हैं कि MFI यानी माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटीज़ पैन इंडिया कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो 723 डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब है कि ऑलमोस्ट ये सैचुरेशन पे है। सैचुरेशन एज इन कि अगर हम लोकेशंस की बात करें तो उस हिसाब से सैचुरेशन में है। लेकिन आप ये नंबर देखो कि कितने लोगों ने एक्चुअली में ऐसा लोन कभी लिया है, या तो अभी लिया है या फिर पहले लिया है। तो वो नंबर है 8 करोड़। मतलब जो यूनिक ऐसे कस्टमर्स होते हैं वो अभी 8 करोड़ है। इस नंबर को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप 723 डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच चुके हैं एंड अभी आपके पास क्लाइंट सिर्फ 8 करोड़ है, तो वहाँ पे काफ़ी स्कोप है कि आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि MFIs कंट्रीब्यूट 2.003% ऑफ द GVA, जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है उसका 2.03% ये ऑलरेडी हो चुका है। बट GVA में तो हम बात करते हैं कि कोई ना कोई गुड हो या फिर सर्विस हो, बट ये तो लोन है। तो आप इसको ऐसे सोच कर देखो कि वो सारे गुड्स या फिर वैसी सारी सर्विसेज जो कि या तो प्रोवाइड की गई हैं या फिर रेंडर की गई हैं बिकॉज उनको फंडिंग मिली है किसी न किसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से।
राइट। तो मतलब कि इतना अगर लोन नहीं मिला होता या फिर इतने लोगों ने लोन के लिए अप्लाई नहीं किया होता अगर, अब इसमें से बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि ये अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए हो सकता है रहा होगा, लेकिन इसमें से बहुत सारे लोगों ने यही माइक्रो फाइनेंस लोन लेके कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट की होगी। उस बिजनेस एक्टिविटी की वजह से जो गुड्स या सर्विसेज वहाँ पे डिलीवर हुए हैं उनकी कंबाइंड वर्थ जो है वो है 2.03 ऑफ द ग्रॉस जीवीए। ये पूरे देश की बात हो रही है। तो मतलब यहाँ पे भी स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे अराउंड 65% लोग अभी भी रूरल एरियाज़ में रहते हैं। तो स्कोप काफ़ी ज़्यादा है कि इसे 2% से बढ़ा के 5% तक किया जा सकता है। अब इसमें एफर्ट्स काफ़ी लगेंगे एंड उसी लिए माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को और ज़्यादा थोड़ा सा रिफाइन किया जा रहा है। ओके, लास्ट में हम देखेंगे कि अभी फ़िलहाल हुआ क्या है, मतलब क्या ये रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं। तो एक जो मैं बता रहा था पहले आपको कि 1 जनवरी से ये इफ़ेक्टिव है, वो ये है कि पहले जैसे सपोज़ अगर मैं किसी हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ जिसकी इनकम होनी चाहिए कितनी, 3 लाख से कम, बट इस हाउस होल्ड में हो सकता है कि 4 इंडिविजुअल्स रहते हों, ठीक है। पहले ये रूल था कि कोई एक सिंगल क्लाइंट मतलब सिंगल कस्टमर वो 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकता था। सॉरी, पहले ये नंबर था 4, यानी 4 अलग अलग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकता था। अभी इसको रिड्यूस किया गया है 3 पे, यानी अभी जो हमारा करेंट नंबर है दैट इज़ 3। एंड ये जो बोरोवर है इसकी कंबाइंड डेट या फिर कंबाइंड बोरोइंग होगी लेस देन 2 लाख, लेस देन और इक्वल टू 2 लाख। मतलब कि वो ये चाहे कि अलग अलग तीन कंपनीज में अप्लाई कर दे लोन के लिए, तो वो ऐसा कर सकता है, बट उसकी कंबाइंड जो वैल्यू होगी वो होगी 2 लाख या उससे कम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये अभी चेंज आया है। अब ध्यान रखना कि हाउस होल्ड की जो इनकम सीलिंग है दैट इज़ 3 लाख। लेकिन कंबाइंड लोन या फिर कंबाइंड आप इसको बोल दो बोरोइंग, वो होनी चाहिए 2 लाख या उससे कम। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये चेंजेस अनाउंस किए गए थे नवंबर में। कब अनाउंस किए गए थे ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको याद रखो कि अभी नया रूल क्या बोलता है। मैं अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो वीडियो को पॉज करके एक बार पहले रीड करो अच्छे से। हमने जितनी भी बातें की हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट्स हैं। एंड आई होप कि आपको इसका आंसर पता हो। जो भी लग रहा है, जो भी ऑप्शन आपको इसका आंसर लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख देना। एंड लास्ट में आपको ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। वैसे भी अगर आप देखो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को, तो जैसे हमारे कोर्स में ऑलरेडी इस पर चैप्टर 1 है, बट बैंकिंग सेक्टर को भी आपको फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आपको एक होलिस्टिक कवरेज मिले। अब जैसे मान लो हम बात करते हैं SCBs की या फिर यूनिवर्सल बैंक्स की, तो सिर्फ अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें, ये जो है आप इसको बोल लो कि BFSI सेक्टर है मान लो, तो इसे बैंक्स, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज, फिनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर बैंकिंग सेक्टर को हमें देखना है तो उस केस में क्या हो जाएगा, SCBs, जिसको हम फर्दर यूनिवर्सल बैंक और डिफरेंशिएटेड बैंक्स इनमें डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंक्स को यानी कोऑपरेटिव बैंक्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें अलग से। तो ऐसे से करके आपको हर कैटेगरी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि उससे रिगार्डिंग रूल्स क्या क्या हैं। अब एक बार में इतना नहीं हो पाएगा, अगर आप इसको रीड करने बैठो पूरे चैप्टर को, तो फैक्ट्स इतने हैं कि आपको शायद हो सकता है याद ना रहे। इसलिए जैसे जैसे न्यूज़ में आ रहा है वैसे वैसे आप इसको पढ़ते रहो। तो अभी जैसे आज आपने पढ़ लिया माइक्रो फाइनेंस जो हमारा लेंडिंग वाला पार्ट है एटलीस्ट, तो आज आपका वो कवर हो गया। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई दूसरा टॉपिक आता है न्यूज़ में तो आपको फिर वो भी होलिस्टिकली कवर करना है। ऐसे करके इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स बैंकिंग सेक्टर का जितने भी पार्ट्स हैं उसके, वो आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा।
तो जितनी डिस्कशंस आज हमारी हुई है वीडियो सेशन में, आप उसी को देखना एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिखने की कोशिश करना। कुछ फैक्ट्स आपको अलग से लग सकते हैं तो आप नेट पे सर्च करो, क्योंकि जब बेसिक आइडिया हो जाता है तो आपको ऐसे भी गूगल पे जाके सर्च करना है और न्यूज़ आर्टिकल्स देखने हैं कि उस सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या अपडेट्स आई हैं लास्ट कुछ महीनों में। वहाँ से आप जाके पॉइंट्स को पिक करो और अपने नोट्स में उसे डाल दो। फर्दर अगर सपोज़ कि 2-3 महीने के बाद अगर कोई दूसरा अपडेट आता है, कोई दूसरी वहाँ पे रेगुलेटरी अपडेट आती है, तो आपको वहाँ से फैक्ट उठाने हैं एंड ऑलरेडी जो आपने नोट्स बना रखा है वहाँ पे जाके अपडेट कर दो। तो आगे का काम काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आप अभी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।